नमस्कार, लेट्स माइक सारा दिन कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। इस कार्यक्रम में हम डिस्कस करते हैं देश और दुनिया की कुछ खास खबरें और हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक अनंत मिश्रा जी। अनंत जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद। आज हमारा मुद्दा है कि ईरान, इजराइल और अमेरिका वाला जो एक त्रिकोण का संघर्ष चल रहा था, इसमें अभी हमने सुना अमेरिका की तरफ से भी बयान आया कि जो उन्होंने ईरान के न्यूक्लियर प्लांट्स पे हमला किया था, अभी वो प्लांट यानी कि न्यूक्लियर प्लांट पूरी तरह नष्ट नहीं हुए हैं। तो क्या अमेरिका का जो हमला करना है, क्या उसका कोई औचित्य साबित होता है या वो केवल एक ऐसे ही धमकी देने की तरह माना जाएगा? देखिए, कल जो रिपोर्ट आई ये चौंकाने वाली है। चौंकाने वाली इसलिए कि अमेरिका सालों से ये कहता आया था कि हम ईरान को परमाणु बम नहीं बनाने देंगे जी, और इजराइल उसका जो सहयोगी देश है वो उसके चूंकि सबसे नज़दीक है, उसको खतरा था। तो इजराइल और अमेरिका दोनों का मानना था कि ईरान को हम परमाणु बम किसी भी हालत में नहीं बनाने देंगे। बिल्कुल। अमेरिका ने समय समय पे धमकी भी दी। इनकी न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर 5 दौर की बातचीत हुई अमेरिका और ईरान के बीच में। ओमान में भी बातचीत हुई, फिर एक बार उनकी रोम में भी बातचीत हुई और लगा कि दोनों टेबल पे आ जाएंगे, कुछ ना कुछ सहमति बनेगी। 2 महीने का अमेरिका ने समय दिया था ईरान को कि 2 महीने में आप अपना ये जो इस पे संधि कर लो, वरना फिर हम अपने तरीके से काम करेंगे जी। अमेरिका दुनिया भर में अलग अलग देशों को धमकी देता रहता है अपनी दादागिरी दिखाने के लिए। अंकल सैम उसको बोल रहे हाँ, थे। तो और ये जो ट्रम्प का जो कार्यकाल है, दूसरा कार्यकाल, हाँ। ये वाकई बहुत विवादित कार्यकाल है। अभी उनको 6 महीने हुए हैं, लेकिन 6 महीने में ही इतने वो यू टर्न ले चुके हैं कि उनका नाम ट्रम्प यू टर्न पड़ गया। डोनाल्ड ट्रम्प से यू टर्न ट्रम्प पड़ गया है। 2 महीने में बातचीत नहीं हुई। इजराइल को लग रहा था, ये इंटेलिजेंस रिपोर्ट थी इजराइल के पास, कि ईरान के पास इतना संवर्धित यूरेनियम है कि वो 10 परमाणु बम का उससे कभी भी निर्माण कर सकता है। अमेरिका ने बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन इजराइल को लगता था, अपनी चिंता थी, अमेरिका इतनी दूर बैठा है। इजराइल ने ईरान के उन परमाणु 6 संयंत्र थे, उन पे हमला कर दिया। लेकिन आपको पता है कि इजराइल के पास इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो जो बंकर्स के अंदर जमीन से 250-250 फीट नीचे बंकर में जो बने हुए हैं उनके परमाणु संयंत्र का जहाँ कार्यक्रम चलता है, नतांज, इफ्सान और फोर्डो, 3 जो बड़े ईरान के हैं। तो अमेरिका को ये लगा कि जब इतना इजराइल ने कर दिया और अब उसको नुकसान नहीं हो रहा है, और कल को अगर इजराइल पीछे हट जाता है, नहीं नुकसान पहुंचाता है, तो ईरान फिर से करेगा। तो ना हाँ के उसमें फेर में उलझे ट्रंप ने आखिर अचानक एक दिन रात को जेट से उस पर हमला करा। और उसके पास जो B-2 बॉम्बर हैं, जिसके बारे में ये माना जाता है कि वो 15-15 हजार किलो के जो बम हैं वो उस पर गिराते हैं तो पूरा बंकर नष्ट हो जाता है। अमेरिका ने कार्रवाई की। इजराइल और ईरान के बीच में 12 दिन तक युद्ध चला और आखिरकार में जब इजराइल को लग गया और अमेरिका को लग गया कि नहीं, अब अगर युद्ध ज़्यादा चलेगा तो नुकसान होगा, और अमेरिकी बेस पे जब उसने हमला किया ईरान ने कतर पे, कतर में जो अमेरिका का बेस है, तो उसको लगा कि अगर और हमले होते हैं और अमेरिकी सैनिक मरते हैं, और अमेरिकी सैनिकों का जो शव है अमेरिका में जाना, वो सबसे बड़ी क्षति मानी जाती है। पैसे की कितनी भी क्षति हो जाए, हवाई जहाज टूट जाए, बम टूट जाए, गिर जाए, लेकिन अगर व्यक्ति मरता है, सैनिक मरता है, तो उसका बड़ा वो लेते हैं अमेरिका के अंदर। तो ट्रंप ने आनन फानन में अपनी तरफ से युद्ध रोक दिया और इजराइल को भी मना लिया किसी तरीके से। लेकिन जो कल अमेरिकी रिपोर्ट आई इंटेलिजेंस की, ये ईरान की इंटेलिजेंस नहीं है, इजराइल की इंटेलिजेंस नहीं है, इंडिया की इंटेलिजेंस नहीं है, ये अमेरिकी इंटेलिजेंस की रिपोर्ट है कि जो हम अमेरिका चाहता था वो कुछ भी नहीं कर पाया और उसके जो यूरेनियम है सुरक्षित है। अच्छा, एक सवाल इसमें ये बनता है, अमेरिका तो बाद में युद्ध में कूदा, अगर इजराइल के पास वो क्षमता नहीं थी कि उसके जो बंकर में अंदर परमाणु बम है अगर, या जो भी वहाँ संवर्धित यूरेनियम है, उसको वो नष्ट नहीं कर सकता, तो क्या इजराइल ने पहले ही अमेरिका के भरोसे ही ये कदम उठाया था कि बाद में अमेरिका आ जाएगा? इजराइल को लगता है, देखो बहुत सी चीजें, डिप्लोमेसी एक होती है, एक तो राजनीति होती है, एक होती है डिप्लोमेसी, जिसमें आप क्या कर रहे हो ये कहते नहीं हो और जो कहते हो वो कर रहे नहीं होते हो। तो मुझे लगता है कि इस मामले में अमेरिका और इजराइल एक थे। अमेरिका ये दिखाने का प्रयास करता रहा क्योंकि वहां डोनाल्ड ट्रंप शांति का नोबेल प्राइज चाहते हैं। हाँ। वो ये दुनिया को दिखाना चाहते हैं, और जो नोबेल प्राइज शांति पुरस्कार देती है स्वीडन की संस्था, उसको ये शो करना चाहते हैं, देखो मैंने भारत पाकिस्तान का युद्ध रुकवा दिया, मैंने ईरान
और इजराइल के बीच जो युद्ध था वो रुकवा दिया, और रूस और यूक्रेन के बीच जो 3.5 साल से युद्ध चल रहा है उसको रुकवाने के लिए मैं पूरे प्रयास कर रहा हूँ। तो मुझसे बड़ा शांति का दूत कौन हो सकता है। तो इजराइल को आपने जो सवाल किया, अच्छा है कि जब इजराइल को पता था कि हमारे पास क्षमता नहीं है फिर भी हम कर रहे हैं, लेकिन जिसको एक कहावत है ना, मरता क्या ना करता। इजराइल के पास स्थिति ऐसी हो गई थी कि अगर उसके पास ईरान परमाणु बम बनाता है तो सबसे बड़ा खतरा मिडिल ईस्ट में इजराइल को था। इजराइल भले ही उनके पूरे परमाणु संयंत्र या बम बनाने की प्रक्रिया को नष्ट नहीं कर सके, लेकिन जो सेंट्रीफ्यूज होते हैं, खबर आई थी कि 15,000 सेंट्रीफ्यूज, जो एक प्रक्रिया होती है यूरेनियम को समृद्धित करने की, वो 15,000 सेंट्रीफ्यूज उसने नष्ट कर दिया। उस इतनी क्षमता थी। इसका मतलब कि वो ईरान को 1-2 साल पीछे धकेलने में कामयाब हो गया था, लेकिन उसका मानना था कि अगर पूरी तरह अभी नष्ट कर दिया जाता है तो ईरान 15-20 साल पीछे चला जाएगा। लेकिन वही फिर के सब कुछ लुटा के होश में आए तो क्या किया। लेकिन अमेरिका अब भी लगता है कि सब कुछ लुटा के होश में नहीं आना चाहता। जैसी उनके ये तो एक इंटेलिजेंस की रिपोर्ट है, लेकिन अमेरिकी प्रशासन में भी, अमेरिकी जो सरकार में भी जो अधिकारी हैं, जो वॉर के एक्सपर्ट हैं, उनमें मतभेद है, कंफ्यूजन है। एक पक्ष कहता है कि करना चाहिए, एक पक्ष कहता है नहीं करना चाहिए। अच्छा, इसमें जैसे आपने रूस यूक्रेन युद्ध का नाम लिया, तो रूस की भी इस युद्ध में भूमिका थी। ऐसा कहा जा रहा है कि ईरान ने रूस से मदद मांगी और रूस ने पूरी तरह से, मतलब प्रत्यक्ष भले ही सेना भेजने से इनकार किया हो, लेकिन रूस की सहमति थी ईरान की तरफ। और हो सकता है कि दुनिया एक बड़े युद्ध की तरफ कहीं ना बढ़ जाए, एक तरफ इजराइल और अमेरिका, दूसरी तरफ ईरान और ईरान के साथ रूस, और हो सकता है चीन भी आ जाए। तो क्या कहीं इस वजह से या इस डर से अमेरिका ने कदम पीछे खींचे? नहीं, ये बिल्कुल सही है। आपने जो सवाल किया, ये आशंका दुनिया के तमाम खेमों में, वो चाहे संयुक्त राष्ट्र संघ हो, और जैसा हम कर रहे हैं कि पहला विश्व युद्ध जब 1914 में हुआ, दूसरा युद्ध जब 1939-40 में हुआ और 4-5 साल चला, तो विश्व युद्ध पहले एक दिन में शुरू नहीं होता। विश्व युद्ध होता है रूस यूक्रेन, यूक्रेन के साथ में नाटो खड़ा है, नाटो मतलब अमेरिका के और उसके समर्थक है। रूस के साथ चाइना हो गया, या आपके ईरान हो गया, या नॉर्थ कोरिया हो गया। फिर दूसरा युद्ध होता है इजराइल और फिलिस्तीन और लेबनान के बीच में, हूती के बीच में, हमास। उसमें भी एक तरफ इजराइल के साथ अमेरिका खड़ा है और दूसरी तरफ ईरान उनके साथ खड़ा है, हूती और लेबनान के साथ। और फिर तीसरा युद्ध हुआ भारत पाकिस्तान, जो संक्षेप में हुआ, वो भी रुक गया। वरना अगर वो नहीं रुकता तो परिस्थितियां इतनी विषम हो जाती हैं। और ये युद्ध अगर ईरान और इजराइल और अमेरिका का अगर 5-7 दिन और चलता तो इस बात की पूरी आशंका थी कि रूस इसमें किसी न किसी हद तक कूदेगा, क्योंकि ये लड़ाई सिर्फ ईरान इजराइल की नहीं थी, ये लड़ाई वर्चस्व की थी। चाइना जो आज सोवियत संघ के बाद 2nd नंबर पर है, सुपर पावर, अमेरिका को टक्कर, इनके बीच कभी सीधा युद्ध नहीं हुआ, प्रॉक्सी में चलता है, ये उसके साथ, वो उसके साथ, कूटनीतिक शब्दों का बाण। लेकिन अगर ये युद्ध होता तो वर्चस्व अपना साबित करने के लिए रशिया जरूर इसमें कूदता, भले चीन नहीं कूदता। और रशिया कूदता, उधर अमेरिका आ गया, उधर ईरान आ गया, इधर इजराइल आ गया, उधर लेबनान आ गया। अच्छा, रूस के जो राष्ट्रपति हैं पुतिन, उन्होंने ये बयान भी दिया था कुछ दिन पहले जब ये सारा मामला चल रहा था कि अगर अमेरिका ईरान के ऊपर इस तरह से हमला जारी रखेगा, करेगा, तो बहुत सारे देश ऐसे हैं, उन्होंने इशारों में कहा कि बहुत सारे देश ऐसे हैं जो ईरान को भी परमाणु बम दे सकते हैं। बिल्कुल। तो क्या उनका इशारा खुद की तरफ ही था कि हम देंगे? देखिए, ये मैंने जो कहा, कुछ चीजें कूटनीति में कही जाती हैं। बहुत से देश ऐसे हैं कि दे सकते हैं। अगर रशिया जो ईरान का सबसे अच्छा दोस्त है वो उसको परमाणु बम नहीं देगा तो कौन देगा? पाकिस्तान से उम्मीद नहीं कर सकते कि वो ईरान को देगा, वो अमेरिका का कोप नहीं ले सकता। लेकिन रशिया अगर परमाणु बम ईरान के पास नहीं है और ऐसी स्थिति आ जाती है कि ईरान तबाही की तरफ जाता, तो निश्चित रूप से रूस भी अपना परमाणु बम दे सकता था। और ईरान जो इतनी धमकी दे रहा था कि हम अमेरिका को वो सबक सिखाएंगे जो उसने आज तक नहीं सीखा होगा, वहां के एक पूर्व मंत्री ने उदाहरण भी दिया कि अमेरिका को जिस तरह वियतनाम में 71 में मुंह की खानी पड़ी, उससे ज्यादा मुंह की खानी पड़ेगी। तो आप ये जो कह रहे हो कि रूस भी या कोई दूसरे देश उसको दे सकते थे, हो सकता है दे दिया हो, जो भी परिस्थितियां बन रही थी। ये पिछले 4-5 महीने से परिस्थितियां बन रही थी। और जो इसका यूरेनियम ईरान का रखा हुआ था, और अगर इजराइल अटैक करता है या अमेरिका अटैक करता है, तो आप ये मान के चलो, क्या ईरान ने ये नहीं सोचा होगा
कि जो यूरेनियम हमने समर्थित कर लिया है, एनरिच कर लिया है, वो अगर वहां रखा रहे तो नष्ट हो जाएगा। तो वो यूरेनियम उन्होंने वहीं से पहले ही निकाल दिया। और अमेरिका की जो इंटेलिजेंस है, CIA, या इजराइल की जो मोसाद है, क्या उसको ये पता नहीं चला? तो क्या उनका मकसद था कि सिर्फ उसको नष्ट कर दें हम ढांचे को, जिससे 5, 7, 10 साल पीछे चला जाए, या उनका मकसद कुछ और था, ईरान को दबाव में लाकर? अच्छा, एक सवाल ये बनता है कि अमेरिका को इन सब से क्या मतलब है? जैसे अगर ईरान एक संप्रभु देश है, वो अगर अपना परमाणु कार्यक्रम विकसित करना चाह रहा है तो ईरान की मर्जी है, वो अपने आप में संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है। ऐसे ही पहले इराक के बारे में भी सुनने को आया था जब सद्दाम हुसैन को वहां से पकड़ा गया। तो अमेरिका इन सब में क्यों नेता बनने की कोशिश करता है? अगर कोई, जब अमेरिका के पास खुद परमाणु बम है, पाकिस्तान के पास भी है, भारत के पास भी है, तो अगर ईरान भी डेवलप कर रहा है तो अमेरिका उसको रोकने क्यों जाता है? नहीं, ये सवाल आप बहुत से देशों में उठता है कि जब अमेरिका खुद परमाणु संपन्न है, रूस है, भारत है, इजराइल है और पाकिस्तान है, नॉर्थ कोरिया है, तो फिर ईरान को रोकने का क्या मकसद है? आप एक तरफ कह रहे हो कि साहब दुनिया में परमाणु बम सीमित रहे और दूसरे कोई नए देश नहीं बनाए, लेकिन वो जो 11,000 परमाणु बम रखे हुए हैं दुनिया में, आप पहले उनको नष्ट करने की अगर प्रक्रिया शुरू करते हो तो आप दूसरे देश से कह सकते हो कि भाई अब हम इसको नष्ट कर रहे हैं और दुनिया में कहीं परमाणु बम नहीं है। हर देश जिसके पास परमाणु बम है वो उनकी संख्या बढ़ाता जा रहा है। रूस के पास 6,000 करीब है, अमेरिका के पास 5,000 है, 600 करीब चीन के पास भी है, और हर साल वो बढ़ा रहा है। तो निश्चित रूप से ईरान को ये कहने का हक है कि भाई आपके पास जब बम है तब तो दिक्कत नहीं है, और हमारे पास, क्योंकि हमारे पड़ोसी इजराइल के पास बम है, तो अगर इजराइल के पास बम है तो सबसे ज्यादा खतरा किसको होगा? ईरान को होगा। आज मिडिल ईस्ट के अंदर कोई ऐसा देश नहीं है, सारे देश जितने, चाहे इराक हो, चाहे लीबिया हो, चाहे सीरिया हो, चाहे लेबनान हो, चाहे फिलिस्तीन हो, चाहे यमन हो, सब बर्बादी के कगार पे खड़े हैं। एक तुर्की है और एक ईरान है जो इजराइल के खिलाफ भी है और उनमें थोड़ी बहुत क्षमता है लड़ने की। तो वही सवाल ये उठता है कि आप, अमेरिका ने ये दादागिरी क्यों? आप अगर सुपर पावर हो और दुनिया को दिखाओ नहीं कि मैं दादा हूं, एक तो दुनिया दादा माने आपको, दुनिया आपको सुपर पावर माने, और नो डाउट अमेरिका है सुपर पावर हर मामले में, लेकिन हर चीज में उसकी जो पंचायती की दखल है, ये इससे पहले अमेरिका में किसी भी दौर में इतनी नहीं रही जितनी ट्रंप के दूसरे शासनकाल में आई है। ट्रंप, अच्छा, एक सवाल ये, माफी चाहूंगा बीच में रोकते हुए, कि जब पाकिस्तान का परमाणु बम बना और तो अमेरिका को कोई दिक्कत नहीं, जबकि पूरी दुनिया को पता है पाकिस्तान आतंकवाद को समर्थन देता है और पाकिस्तान के पास परमाणु बम होना सबसे बड़े खतरे की घंटी है, तो अमेरिका उस पाकिस्तान के आर्मी चीफ को तो यहाँ अपने यहाँ डिनर पर बुलाते हैं, जो कि परमाणु बम पे बैठा हुआ है, बारूद के ढेर पे। लेकिन वैसा ही अगर कोई दूसरा उसका पड़ोसी ईरान परमाणु बम बनाता है तो ईरान के परमाणु बम से अमेरिका को आपत्ति है, पाकिस्तान के परमाणु बम से अमेरिका को आपत्ति नहीं है। क्या ये दोगलापन नहीं है? इसमें दो चीजें हैं जी। एक हम आज की तात्कालिक परिस्थितियों को देखें, और एक जिस समय पाकिस्तान ने परमाणु बम बनाया, जिस समय पाकिस्तान ने परमाणु बम बनाया वो एक कोल्ड वार का टाइम चल रहा था जी, जिसमें अमेरिका और रूस हुआ करते थे, और रूस और भारत एक थे, और जब 71 का वार हुआ तो अमेरिका ने पाकिस्तान की मदद की थी जी। तो उस समय पाकिस्तान अमेरिका के लिए फायदेमंद था। वो आज की परिस्थितियां हो गई कि जब ओसामा बिन लादेन ने अमेरिका को आतंकवाद का वो दंश दिया, जो उन्होंने ट्विंस टावर गिराई, और पूरे अमेरिका में ऐसी दहशत फैली कि अमेरिका को लगा कि आतंकवाद क्या है, और फिर उस एटबाबाद जो पाकिस्तान में है, वहां की सैन्य छावनी में जब पकड़ा गया ओसामा बिन लादेन और अमेरिकी सैनिकों ने उसको मारा, तब उस 20 साल से अमेरिका को लग रहा है कि पाकिस्तान खतरा है। लेकिन अभी जब भारत ने नूर खान बेस और 2-4 जगह जब स्ट्राइक की और ये आया कि वहां परमाणु बम में विकिरण हो गया है, लीक हो गया है या कुछ नुकसान पहुंचा, खबरें ये भी आई कि अमेरिका के कुछ परमाणु हथियार वहां रखे हुए हैं, बम रखे हुए हैं, क्योंकि अमेरिका ने जो दुनिया में अलग अलग जगह बेस बना रखे हैं ना, कुछ जगह तो उसके तो घोषित बेस है, पता है सबको कि डियागो गार्सिया में है, कतर में है, इराक के अंदर, लेकिन कुछ अमेरिका हो सकता है कि छुपा रखे हो। और जो मुनीर को लंच पे बुलाना, और मुनीर ने ट्रंप की तारीफ की कि साहब इनको नोबेल शांति पुरस्कार दिया जाए, तो जो अमेरिका जिन देशों को कोसता था वो देश अगर अमेरिकी राष्ट्रपति को नोबेल प्राइज की मांग करेंगे तो उसका वजन ज्यादा पड़ेगा। तो शायद ये जो रणनीतियां हैं अंदर की, वो कई मायनों में
बहुत ऐसी विचलित करती है, कॉम्प्लेक्स है कि अब समझ में नहीं आता। जैसे जो पाकिस्तान के सेना प्रमुख का अमेरिका जाना, कहते हैं कि इसमें उल्टा पाकिस्तान फंस गया, क्योंकि अमेरिका की पहले से प्लानिंग थी कि वो ईरान पे हमला करने वाला है, और वो नहीं चाहते कि जब वो ईरान पे हमला करे तो पाकिस्तान ईरान की तरफ से बोले, इसलिए इस पहले ही पाकिस्तान को खुश कर दिया डिनर करा के, नहीं, और फिर ईरान पे अटैक कर दिया। नहीं, ये तो ठीक है कि पाकिस्तान और ईरान पड़ोसी देश हैं और पाकिस्तान का ईरान के साथ अलग संबंध है, लेकिन यहाँ जो दूसरी एक डिप्लोमेसी की खबरें जो आई उसमें यह आई कि जिससे मुनीर ने इनको बुलाया और अमेरिकी राष्ट्रपति ने भारतीय प्रधानमंत्री मोदी को भी आमंत्रित किया था उसी दिन, G7 चल रहा था जब। ट्रंप की ये इच्छा थी कि वो व्हाइट हाउस में लंच के समय मोदी और मुनीर को मिलाएं और ऐसी वार्ता कराएं कि देखो मैंने संधि वार्ता कर दी। भारत के लिए वो स्थितियां इसलिए भी विषम थी क्योंकि भारतीय प्रधानमंत्री सेना अध्यक्ष से क्यों मिले, बिल्कुल शहबाज शरीफ से तो मिल सकते हैं, और मिले अगर भारत और पाकिस्तान मिले तो नई दिल्ली या इस्लामाबाद में बातचीत होगी, अमेरिका में क्यों। तो वो जो अमेरिकी राष्ट्रपति की चाल थी कि उसमें मुनीर के साथ भारतीय प्रधानमंत्री को भी बुलाएं या रक्षा मंत्री को बुलाएं और उन दोनों को बैठ के दुनिया को मैसेज दें कि जो देश जो लड़ रहे थे, दो परमाणु संपन्न देश जो लड़ रहे थे, उनको मैंने पहले युद्ध रुकवाया, अब उनको एक टेबल पे मैं बैठ के मैंने खाना खिलाया। अच्छा, जो मुनीर को बुलाना यानी कि सेना प्रमुख को बुलाना, क्या ऑफिशियली अब अमेरिका ने स्वीकार कर लिया है कि पाकिस्तान में वास्तव में सत्ता का प्रमुख वहां का सेना प्रमुख है? नहीं, ये देखो कोई स्वीकार करे या नहीं करे, लेकिन वहां की जो हकीकत है वो यही कहती है कि वहां सेना अध्यक्ष है, वो सबसे पावरफुल है। और अमेरिका ने पहली बार किसी उसको सेना अध्यक्ष को राष्ट्रपति ने उससे पहले भी बुलाया है, परवेज मुशर्रफ भी गए हैं, लेकिन वो राष्ट्रपति बन चुके थे, वो सेना अध्यक्ष थे, लेकिन उन्होंने वहां की सत्ता अपने हाथ में ले ली और उसके बाद में उनको बुलाया। लेकिन ये मुनीर को बुलाना तो निश्चित रूप से अमेरिका ने ये मान लिया है कि वहां शहबाज शरीफ जो एक लोकतांत्रिक चुनी हुई सरकार है, उसके मुकाबले वहां पे सेना अध्यक्ष ज्यादा मजबूत है। और यही किसी भी लोकतांत्रिक देश में अगर सेना चुनी हुई सरकार से ज्यादा मजबूत होती है तो वो देश किसी भी पड़ोसी देश के लिए खतरनाक साबित होता है, क्योंकि सेना और चुने हुए प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति में एक अंतर होता है कि चुना प्रधानमंत्री है, उसकी जनता के प्रति जवाबदेही होती है, उसको फिर चुनाव लड़ने के लिए मैदान में जाना होता है, क्योंकि सेनाध्यक्ष को किसी के प्रति जवाबदेही नहीं है। बिल्कुल। अच्छा, एक और बात, जो ये अमेरिका ने ईरान पे अटैक किया था, इससे रिलेटेड क्या अमेरिका ने और इजराइल ने अपने उद्देश्यों को हासिल कर लिया? जैसे भारत ने ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया तो भारत की सेना के सामने एक उद्देश्य था कि हमको पाकिस्तान के ये 8-9 टारगेटेड जो हमारे पास हैं पहले से प्लेस, वहाँ बम गिराने हैं और वापस आना है। तो हमने हमारे उद्देश्य पूरे कर लिए, सेना ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा। लेकिन क्या इजराइल ने और अमेरिका ने ईरान में अपने उद्देश्य पूरे कर लिए या बीच में ही ये सब बंद हो गया? देखिए, इजराइल ने तो, जहां तक मेरा मानना है कि इजराइल ने तो अपने जितने भी उद्देश्य थे, जो उसकी कैपेसिटी थी, उसकी कैपेसिटी अगर उस बंकर को नष्ट करने की नहीं थी, उसको पहले भी पता था, बावजूद उसके उसने हमले किए, उसके एयरपोर्ट को निशाना बनाया, उसके सेना मुख्यालय को निशाना बनाया, उनके कई जो परमाणु साइंटिस्ट थे 8-10 लोग, उनको मार गिराया, सेना के कई वरिष्ठ अधिकारियों को मार गिराया। तो ईरान तो जो ईरान के मुकाबले इजराइल जो कर सकता था, इजराइल ने पूरा लक्ष्य हासिल कर लिया। लेकिन अमेरिका के लिए मानूंगा कि लौट के बुद्धू घर को आए। मतलब जो अमेरिका धमकियां दे रहा था दुनिया के सामने ईरान को कि मैं तबाह कर दूंगा, नष्ट कर दूंगा और पता नहीं क्या प्रलय आ जाएगी, लेकिन 3 एयर स्ट्राइक उसने की, नतांज पे, इफ्सान पे और फोर्डो पे, और उसके बाद भी खबर ये आ रही है कि उनको कोई नुकसान नहीं पहुंचा, या नुकसान पहुंचा तो थोड़ा बहुत पहुंचा। तो अमेरिका वाकई जो हासिल करना चाहता था वो नहीं कर पाया। आज ये जरूर कह रहा है अमेरिका कि मैं फिर उसको 2.5 लाख करोड़ की मदद दूंगा ईरान को। अच्छा। क्योंकि वो तबाह हो गया है। जो प्रतिबंध लगाए उसको तेल बेचने की छूट दूंगा, उसको मैं और मदद करूंगा। तो जो प्रतिबंध आपने लगाए थे, कि ईरान तो अभी भी कह रहा है कि मैं परमाणु बम बनाने के अपने अधिकार को नहीं छोड़ूंगा। बिल्कुल। तो जब ईरान जो पहले कह रहा था आपने प्रतिबंध लगाए, तो अब आपने अमेरिका कुछ हासिल नहीं कर पाया। अमेरिका सही मायनों में देखो तो अमेरिका के पास जितनी कैपेसिटी थी, जितनी क्षमता थी, जितने वो और उस पर अगर नष्ट नहीं हुए थे तो फिर से प्रयास कर सकता था। लेकिन अमेरिका ने क्यों किया हमला,
और क्यों आनन फानन में रोका? इसका जवाब दुनिया के पास नहीं है, ट्रंप के पास नहीं है और उनके रणनीतिकारों के पास भी नहीं है। तो क्या मतलब इस सारे मामले में सबसे ज्यादा जिसकी छवि को नुकसान हुआ वो अमेरिका है? अमेरिका को धक्का लगा? नहीं, निश्चित रूप से अमेरिका के बारे में जो एक धारणा थी कि अमेरिका सोच समझ के निर्णय लेने वाला देश है, और अनावश्यक जो इससे पहले ट्रंप के कार्यकाल से पहले चाहे बाइडेन रहे हों, चाहे और बुश रहे हों, या जितने भी राष्ट्रपति रहे हैं, उनकी भी अदावत रही है, चाइना से भी रही है और सोवियत संघ से भी रही है, नॉर्थ कोरिया से भी रही है। लेकिन ऐसी जो यू टर्न वाले राष्ट्रपति जो है, वो चाहे टैरिफ का मामला हो, चाहे ये मामले हो, हर में वो आज क्या कहते हैं और वो कल क्या कहेंगे, परसों क्या करेंगे, ये वो खुद भी नहीं जानते हैं। तो निश्चित रूप से अमेरिका जितना ताकतवर देश है, उसको अपनी पोजीशन क्या उसके राष्ट्रपति की छवि है पूरी दुनिया में, उसको ध्यान में रखते हुए अगर वो फैसले ले तो ठीक है। इजराइल के बारे में निश्चित रूप से मानूंगा कि इजराइल का एक सपना था कि खेमनेई को मार गिराए वो, जैसे उन्होंने कई साइंटिस्टों को, और खबरें आजकल में आई भी है कि हम उसको मार नहीं गिरा पाए, जो वहाँ के सर्वोच्च नेता है। तो इजराइल की एक ये कसक रह गई कि वो उनको मार नहीं गिरा पाए। बाकी उन्होंने कई सेनाध्यक्षों को, कई साइंटिस्टों को मार गिराया, जितने प्रयास उस क्षमता थी उतने हमले भी किए। तो इजराइल ने तो अपना लक्ष्य 80% हासिल किया, लेकिन अमेरिका नहीं हासिल कर पाया। अच्छा, अमेरिका का एक तो युद्ध में कूदना और फिर पीछे हटना, क्या कहीं ऐसा है कि अगर अमेरिका थोड़ा सा और सख्त होता तो ईरान कहीं पूरी तरह चीन और रूस के पाले में ना चले जाए? नहीं, ईरान अभी भी रूस और चीन के पाले में है। अच्छा। लेकिन जब युद्ध होते हैं ना, तो युद्ध में रूस आज इस स्थिति में नहीं है। यूक्रेन के साथ युद्ध में उसकी भी आर्थिक स्थिति खराब है। मजबूरी में अगर उसको ईरान का साथ देना पड़ता, सेना भेज के या हथियार की मदद से, तो वो भी करना उसके लिए खतरनाक होता। क्योंकि आखिर रूस हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे इजराइल हो, युद्ध जितना लंबा चलेगा ना, उतना ही उसमें नुकसान है। 2 दिन में भी नुकसान है, लेकिन जो जितना लंबा चलता, जैसा आपने शुरुआत में कहा था कि विश्व युद्ध की संभावना बन सकती थी, और वो विश्व युद्ध की आज के इस दौर में, जब हम अपने आप को सबसे ज्यादा प्रगतिशील और हम भौतिकवाद की तरफ या पूंजीवाद की तरफ जा रहे हैं, ऐसे में ये जो पैसा नष्ट होता या कितनी मौतें होती, उसका आकलन करना मुश्किल है। इसलिए शायद अमेरिका के जो रणनीतिकार है, मैं ट्रंप को नहीं मानता, लेकिन अमेरिकी जो रणनीतिकार है, युद्ध के रणनीतिकार है, और प्रशासन में इतनी टीम होती है, उनका ये प्रेशर रहा होगा ट्रंप पे कि ये युद्ध अगर आगे नहीं बढ़े, अगर रूस यूक्रेन का युद्ध नहीं चल रहा होता, चीन ताइवान का विवाद नहीं होता, भारत पाकिस्तान के संक्षिप्त युद्ध नहीं हुआ होता, तो शायद अमेरिका और कार्रवाई करता। लेकिन अभी अमेरिका ने जो पैर खींचे, कदम खींचे, उसको कुछ हासिल हुआ या नहीं हुआ, लेकिन दुनिया को बहुत कुछ हासिल हुआ है। अच्छा, अगला इसमें सवाल और अंतिम सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि पूरे मामले में भारत की तरफ से सोचें, क्योंकि भारत के दोनों दोस्त हैं, ईरान भी और इजराइल भी। ईरान में भी बहुत कुछ हमने निवेश कर रखा है और इजराइल से भी तकनीक का सपोर्ट हम चाहते हैं। इस सारे मामले में भारत का क्या पक्ष है? भारत के लिए किस में फायदा है, किस में नुकसान है? तो भारत के लिए दोनों, जो आपने जैसा कहा कि अभी की जो भारत की सरकार है, मोदी पहली प्रधानमंत्री थे जो इजराइल की यात्रा पे गए। इससे पहले कोई भारतीय प्रधानमंत्री ना तो फिलिस्तीन गया ना इजराइल गया, ये दोनों जगह गए। और निश्चित रूप से पानी को बचाना का अभियान हो या रक्षा में तकनीक हो या एयर डिफेंस का जो सुरक्षा का मामला हो, उसमें इजराइल 80-90 लाख का देश है, मतलब 1 करोड़ की पॉपुलेशन भी नहीं है, और उस देश ने इतनी प्रगति की है, निश्चित रूप से हमारे संबंध उससे है। और ईरान, इजराइल तो अभी 1948 में बना है, लेकिन ईरान तो सदियों से है। ईरान के साथ हमारे संबंध जब 72 भारत था तब भी थे, व्यापारिक संबंध भी थे। और ईरान ने कई मौकों पर वो संयुक्त राष्ट्र में भी भारत की मदद की है, जितनी उसकी क्षमता है, जितनी कैपेसिटी है। तो भारत का जो रोल रहा वो संतुलित रहा। भारत ने ना इजराइल के प्रति उतना ज्यादा हमदर्दी का दिखाया और ना ईरान के साथ हमदर्दी के दिखाया। जो डिप्लोमेसी होती है इसमें, जो भारत को जो करना चाहिए था, भारत सरकार ने बिल्कुल वही किया है। भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ, उसमें इजराइल जरूर हमारे साथ खड़ा था, उसने खुल के कहा कि नहीं पाकिस्तानी उस पर, लेकिन ईरान ने संतुलित भाषा का उपयोग किया था। ईरान ने कभी ये नहीं कहा कि भारत के साथ है। आतंकवाद की वो भर्त्सना करता है,
देखिए खुल के पाकिस्तान के शब्द भारत का युद्ध हो रहा है तो वो भारत के साथ खड़ा नहीं होगा। जबकि ईरान और पाकिस्तान का भी विवाद है आपस में, बिल्कुल उनका भी झगड़ा चल विवाद है। अभी पिछले साल दोनों ने मिसाइलें दागी हैं एक दूसरे पे, क्योंकि वहां भी जो ईरान में लगते हुए पाकिस्तान के जो आतंकवादी संगठन है, कहीं वहां काम करते हैं, कहीं उनके संगठन यहाँ काम करते हैं। जैसे पाकिस्तान का अफगानिस्तान बॉर्डर पे तनाव है, उसी तरह उतना तनाव नहीं लेकिन बॉर्डर पे तनाव है, और पाकिस्तान के जो आतंकवादी है वहां जाके भी घटनाएं करते हैं। तो क्या मतलब सार के रूप में कह सकते हैं कि भारत सरकार ने, भारत का जो भी कूटनीतिक विभाग है, उसने बहुत ही सधे हुए कदम इसमें चलाए? बिल्कुल, निश्चित रूप से भारत को जो कोई भी सरकार होती है, चाहे बीजेपी सरकार या कांग्रेस सरकार होती है, क्योंकि विदेश नीति एक सी होती है, वो सरकारों के आने से कोई बदलती नहीं है। पाकिस्तान के साथ हमारे जो संबंध हैं वो इंदिरा गांधी का शासन था 71 में, 65 में भी युद्ध हुआ, 62 में चाइना के साथ भी हुआ, और करगिल भी हुआ जो अटल जी के समय में था। तो विदेश नीति जो भारत की थी, भारत सरकार उस पर चली और उसी पे चलना चाहिए। और अब अंत में, चर्चा के अंत में लास्ट सवाल ये कि अब आप भविष्य मध्य पूर्व में, मिडिल ईस्ट में क्या देखते हैं? ये सारे अब युद्ध कब रुकेंगे या रुक चुके हैं? आगे क्या होने वाला है? देखिए भविष्य के बारे में तो इतना नहीं कहा जा सकता, लेकिन फिलिस्तीन के साथ जो इजराइल की शांति वार्ता की बात चल रही है कि वहाँ भी युद्ध विराम होना चाहिए, लेबनान के साथ हो चुका है और वहाँ भी होना चाहिए। निश्चित रूप से इजराइल भी आज परेशान होगा, 1.5 साल से युद्ध चल रहा है और फिलिस्तीन और लेबनान तबाह हो गए। तो इसमें अमेरिका चाहे मध्यस्थता करे या कोई भी करे, युद्ध किसी भी जो आप मकसद पाना चाहते हो, युद्ध उसका अंतिम लक्ष्य नहीं है जी। लोग मानते हैं कि युद्ध से ये हासिल कर ले, लेकिन हमने देखा ना अमेरिका कुछ हासिल नहीं कर पाया जो करना चाहता था। भारत ने फिर भी संक्षिप्त उसमें जो पाकिस्तान पे हमला किया, आतंकवादियों को मारा, उनके ठिकाने नष्ट किए, उनके एयरबेस को नुकसान पहुंचाया, लेकिन अमेरिका इतना चेतावनी, इतनी धमकियां देने के बावजूद भी अमेरिका हासिल नहीं कर पाया। भविष्य यही दिखता है कि इजराइल और फिलिस्तीन के बीच जो चल रहा है संघर्ष, वो भी जल्दी खत्म हो जाएगा, क्योंकि फिलिस्तीन अब उस स्थिति में नहीं है, हमास उस स्थिति में नहीं है, हिजबुल्लाह उस स्थिति में नहीं है कि अब इजराइल को वो चोट पहुंचा सके जो उसने 6 अक्टूबर 23 को पहुंचाई थी। तो इसके साथ ही हम चर्चा को विराम देते हैं। इसमें हमने डिस्कस किया कि मध्य पूर्व में जो तनाव चल रहा है ईरान, इजराइल और अमेरिका, उसमें फिलहाल क्या स्थिति है और भविष्य में ये आगे किस दिशा में जा सकता है। अगर आपको चर्चा अच्छी लगी है तो कमेंट्स में हमें जरूर बताएं। कार्यक्रम में अंत तक जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। हमारे शो में आने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for More Than Radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life. Let's Mic is not just a revolutionary idea. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp, Snapchat. Let's talk, let's connect, and let's Mic.